Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of ether. We have already discussed about in previous video that how we can prepare the ether by the acid catalyzed dehydration reactions or Williamson synthesis reactions. Here we will discuss only about the physical property of ether. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर. ईथर का फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है और उसका ओडोर क्या है. तो देखिए इसमें कि डाईमेथिल ईथर एंड एथिल मेथिल ईथर. डाईमेथिल ईथर का फार्मूला आपको पता ही है. एथिल मेथिल का भी फार्मूला, एथिल मेथिल ईथर का भी फार्मूला आपको पता है. कह रहा इनका जो रूम टेम्परेचर पे जो फिजिकल स्टेट है वह गैसियस फॉर्म मिलते हैं. रूम टेम्परेचर पे यह गैसियस फॉर्म मिलते हैं. कौन कौन? तो डाईमेथिल ईथर एंड एथिल मेथिल ईथर. ठीक है. विच अदर मेंबर, ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस में, जबकि अदर मेंबर इससे ज़्यादा डाई प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाक्सी प्रोपेन, प्रोपाक्सी ब्यूटेन, ब्यूटाक्सी ब्यूटेन. मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं 3 कार्बन से ज़्यादा के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कलर लिक्विड. कैसा स्ट्रक्चर है? कलर में है. और किस फॉर्म में है? तो लिक्विड स्टेट है और कलरफुल के फॉर्म में. मतलब इनका कोई अपना कलर होता है. और स्मेल कैसा होता है इनका? एथरल स्मेल. जो लोअर ईथर है, लोअर ईथर गैसेस स्टेट में है. कौन गैसेस स्टेट में है? तो डाई मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर. और जब गैसेस स्टेट में है तो ये कलरलेस है. ये सब क्या है? कलरलेस हैं. लेकिन जैसे से हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इनका रूम टेम्परेचर पे जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड में आना शुरू कर देंगे. और कैसा लिक्विड? कलरफुल लिक्विड में. और स्मेल कैसा होगा? एथरल स्मेल होगा. दूसरा डाइपोलर नेचर. डाइपोलर नेचर में ईथर डाइपोलर नेचर को रखता है. मतलब उसमें डाइपोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव पोल होता है. क्यों? क्योंकि ईथर में या तो 2 एल्किल ग्रुप होते हैं या 2 एरिल ग्रुप होते हैं. एक एल्किल ग्रुप होगा या एक एरिल ग्रुप होगा. और जुड़े किससे होंगे? नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा. और जब नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा जुटे हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. वह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जब अट्रैक्ट करेगा तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. इसीलिए हमने यहाँ पे इसी टर्म को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन, तो द CO बॉन्ड किसमें? CO बॉन्ड, ईथर का CO बॉन्ड इज स्लाइटली पोलर एंड दे हैव ए डाइपोलर नेचर. उनका नेचर कैसा हो जाता है? डाइपोलर नेचर हो जाता है. तीसरा पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में को क्या पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट, जो ईथर की बॉइलिंग पॉइंट होती है, ईथर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ईथर के कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का अल्कोहल से कम होता है. मतलब अगर मान लीजिए कोई अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर मासेस 86 है और कोई ईथर है, ईथर कंटेनिंग कंपाउंड है जिसका भी मॉलिक्यूलर मासेस 86 है, और अल्कोहल भी का भी उसी मास का अल्कोहल भी है जिसका मोलर मास 86 है. अगर उन दोनों में कंपेयर करते हैं कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी तो हमारा आंसर होगा कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी. क्योंकि अल्कोहल में क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है. एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल तीसरे से, तीसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल चौथे से, इस टाइप से जुड़ करके वह जो है इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बनाते हैं. और इसके बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं जब हम अल्कोहल की बात कर रहे थे. तब अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहेंगे तो उसमें हम बताए थे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है. इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तो होता है, लेकिन साथ साथ इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. तो ईथर के और अल्कोहल में जब कंपेयर करेंगे तो सेम मॉलिक्यूलर मासेस क्या होगा? सेम होगा. तो उस कंडीशन में ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी. और इसी टर्म को हमने लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन आइसोमेरिक अल्कोहल. क्यों? बिकॉज ईथर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है.
इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन भी नहीं होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज मच हायर देन दैट ऑफ द डाई एथिल ईथर। जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका मोलर मास लगभग डाई एथिल ईथर के मॉलिक्यूलर मासेस का बिल्कुल सेम होता है। लेकिन एन ब्यूटाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और डाई एथिल ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्योंकि एन ब्यूटाइल अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, और जबकि ईथर में ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, जिसके वजह से डाई एथिल ईथर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। अब देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई एथिल ईथर 307.6 केल्विन है। डाई एथिल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई एथिल ईथर इज द 307.6 केल्विन, जो किसके सेम है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द एन पेंटेन। डाई एथिल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना बता रहा, 307.6 केल्विन, और किसके इक्वल है, एन पेंटेन की, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना है 309.1 केल्विन, लगभग सेम ही है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज करेगा किसमें, हाइड्रोकार्बन पार्ट में जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम तक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब 4 कार्बन एटम से ज्यादा का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलेगा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सब आ जाएंगे, ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा उसमें, लेकिन हाइड्रोकार्बन पार्ट में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा कि हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेज बियॉन्ड 4 कार्बन एटम। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट है और हाइड्रोकार्बन पार्ट में 4 कार्बन एटम के तक कौन सा है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पेंटेन आ गया, तो उस कंडीशन में उस पेंटेन का मोलर मास और उसके करिस्पॉन्डिंग कोई ईथर है, उसके करिस्पॉन्डिंग उसी मोलर मास का करिस्पॉन्डिंग कोई हमारे पास ईथर है, तो उस ईथर और पेंटेन का अगर मोलर मास सेम मिल रहा है, कोई ईथर है और उस ईथर का मोलर मास उतना ही है जितना एन पेंटेन का मोलर मास है, तो जब उसके दोनों के बीच में हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयरिंग करेंगे तो पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। अब ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, वो भले डाइपोलर नेचर रख रहा है लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन का पार्ट बढ़ेगा, जैसे से हाइड्रोकार्बन में कार्बन का पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाती है। समझिएगा कि 5 कार्बन से एवं जब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिलेगा और उसके कंपेयरिंग हम कोई ईथर को रखते हैं मोलर मास का, उसी के मोलर मास का मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के मोलर मास का इक्विवेलेंट कोई हम ईथर लेते हैं दोनों, ताकि उस ईथर का मास और उस हाइड्रोकार्बन पार्ट का मास इक्वल हो, तो हमको हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ईथर से। भले ईथर में हमारा डाइपोलर नेचर को रखता है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट में फोर्स होगा वीक वांडर वाल फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाती है। उसी चीज को हमने लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर स्लाइटली लोअर देन एन एल्केन, मतलब एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मतलब 4 कार्बन एटम से ज्यादा बड़े पेंटेन, पेंटेन के बाद क्या आ गया हमारा हेक्सेन। तो इस चीज को लिखे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर स्लाइटली लोअर देन एन एल्केन मतलब एन हेक्सेन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम विच मेक द ईथर मॉलिक्यूल लेस सिमेट्रिकल, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम ईथर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंस है वो लेस सिमेट्रिकल होता जाता है, और किसके कंपैरिजन में, एन एल्केन के कंपैरिजन में। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ईथर मॉलिक्यूल आर स्लाइटली लोअर। ऑक्सीजन एटम जो ईथर में प्रेजेंस है उसका क्या सिमेट्रिकल नहीं मिल पाता, वो कैसा मिल जाता है, लेस सिमेट्रिकल, कंप्लीट सिमेट्रिकल नहीं मिलता, लेस सिमेट्रिकल। अब लेस सिमेट्रिकल क्या है, जैसे ऑक्सीजन मेथॉक्सी प्रोपेन भी हो सकता है, मेथॉक्सी प्रोपेन भी हो सकता है,
अगर 4 कार्बन हैं, यहाँ एथाक्सी एथेन भी हो सकता है, मतलब उसका ऑक्सीजन की जो सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी वो लेस होती जाएगी। तो जिसकी वजह से अब ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रही है। ईथर की बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के लेस सिमेट्रिकल होने की वजह से कम होती जा रही है। तो रिजल्ट क्या होता है कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ईथर मॉलिक्यूल स्लाइटली लोअर, जिसकी वजह से जो ईथर में वान डेर वाल फोर्स होता है वह कम होता जाता है किसके कंपेरिजन में, सिमेट्रिकल एल्केन के कंपेरिजन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एथाक्सी प्रोपेन, जिसका मोलर मास 88 है ग्राम पर मोल, 88 ग्राम पर मोल मोलर मास, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 336.6 केल्विन। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना बन रहा है 336.6 केल्विन, जबकि यन हेक्सेन का मोलर मास 86 है। यन हेक्सेन का मोलर मास 86 है और यन हेक्सेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कितना है 342 केल्विन है। देखो यह एल्केन है, यन एल्केन है, यह हमारा क्या है ईथर है, यह ईथर है। यन हेक्सेन का मोलर मास कम हो गया 86 हो गया, जबकि ईथर का मोलर मास बढ़ गया 88 हो गया, लेकिन फिर भी ईथर की बॉइलिंग पॉइंट 336 केल्विन रह गई और जबकि यन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट 342 केल्विन हो गया, मतलब यन हेक्सेन की बॉइलिंग पॉइंट 342 केल्विन हो गई। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब इसमें वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा है, इसमें वान डेर वाल फोर्स क्या कम है। इसका वान डेर वाल फोर्स कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है वो लेस सिमेट्रिकल होता जाता है। अब अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ना हमको, क्या ईथर वाटर में सोल्यूबल होता है, इसके बारे में हमको जानकारी करना है कि ईथर जो है क्या वाटर में लेस सोल्यूबल होता है कि हाई सोल्यूबल होता है कि सोल्यूबल होता ही नहीं है। जैसे अल्कोहल जो है वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन कब तक सोल्यूबल है कि जब तक अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन पार्ट की संख्या कम है, कम कार्बन के एटम जुड़े हैं, तब तक तो सोल्यूबल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन पार्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में कम होती जा रही थी। कम इसलिए होती जा रही थी कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है। उसका नेचर हाइड्रोफोबिक हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी का घटना तय है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। वही केस अप्लाई हो रहा है ईथर पे। सॉल्युबिलिटी थर्ड पॉइंट है, पहला फिजिकल स्टेट 4th पॉइंट होगा ये, चाहे जो भी पॉइंट हो तुम लोग देख लेना। सॉल्युबिलिटी में ईथर कंटेन अप टू 3 कार्बन एटम, अप टू 3 कार्बन एटम। ईथर कंटेन up to 3 carbon atom are highly soluble ether contain up to 3 carbon atom are highly soluble into the water due to the formations of the hydrogen bonding, due to the formations of the hydrogen bonding. But when the hydrocarbon part increases
but when the hydrocarbon part increases beyond the oxygen atom, beyond the oxygen atom, so then the solubility is decreases. Then the solubility decreases due to the increases of the hydrophobic part बढ़ने की वजह से। जैसे हमारे पास एक ईथर है, ये कैसा ईथर है, समझो डाई मेथिल ईथर है, डाई मेथिल ईथर जिसको हम एल्किल ग्रुप के फॉर्म में लिखा है, छोटा ईथर है। अब यह जो है डिजॉल्व हो रहा है किसमें, H2O में। कैसे डिजॉल्व हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को जोड़ दिया, 2 लोन पेयर था, एक और H2O है हमारे पास, ये भी ऑक्सीजन एक लोन पेयर देकर के जोड़ दिया। तो यह क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। कौन सा बॉन्डिंग बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। तो यह, लेकिन जैसे जैसे इस R ग्रुप की साइज इंक्रीज होती जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन के दोनों साइड में जैसे जैसे R ग्रुप की साइज इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ईथर लेस सोल्यूबल होता जाएगा। लोअर मॉलिक्यूलर मासेस या अप टू 3 कार्बन एटम तक का ईथर वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता जाएगा ईथर के केस में, वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी घटती जाएगी। तो आज की क्लास में हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के बारे में बताया कि फिजिकल स्टेट, कलर, ओडोर, सेकेंड डाइपोलर नेचर, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ सॉल्युबिलिटी। आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।